है। यस, तो बेसिकली आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gases in liquids। ये लो भाई, ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग है। हम लोग हेनरीज लॉ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की टर्म्स में हम लोग समझ भी चुके हैं। हम लोग अब समझेंगे इसको एक जनरल वे में, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इसको समझेंगे कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है गैस का सॉल्यूशन में वो कैसे डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ओके, तो ये देखो, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने गैस को किस में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड किया। हमारे पास एक सॉल्वेंट है लिक्विड, और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसका क्या नाम है भाई? इसका एक नाम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस को? डिसोल्यूशन बोलते हैं क्या? डिसोल्यूशन, ठीक है, ओके। और बैकवर्ड प्रोसेस को हमने क्रिस्टलाइजेशन कहा था, कब? जब हमने गैस की जगह सॉलिड लिया था, ठीक है, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो वो बैकवर्ड प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर आप उसको क्रिस्टलाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो गैस है ये क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज है, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि गैस का जो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं लिक्विड में, तो वो कंडेंसेशन के इक्वल होता है। मतलब वो दैट प्रोसेस इज सिमिलर टू कंडेंसेशन, है ना। गैस को हम लोग किसी भी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस इज सिमिलर विद कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है भाई, बताना जरा। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यही तो है। गैस हमारे पास है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, हम लोग बोलते हैं उसका कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, गैस किस फॉर्म में जा रही है? यस, यहाँ भी वही हो रहा है, गैस का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, तो गैस बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई? गैस सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट हो गई। इट मींस गैस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गई। दैट्स व्हाई आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, गैस का जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस है, गैस को आप डिसोल्व करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज सिमिलर विद कंडेंसेशन, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ gases in liquid is similar with, देखो हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे, इज सिमिलर विद कंडेंसेशन, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, कंडेंसेशन में डेल्टा एच निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? बताना जरा। कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या होता है? रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी। हमेशा ध्यान रखना, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, थर्मल एनर्जी उनकी ज्यादा होती है, इसीलिए वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। यदि हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी गैस के कंपेरिजन में कम होती है, तभी तो वो बेचारा लिक्विड स्टेट को अचीव करता है, सब्सटेंस, ठीक है। और यदि आप काइनेटिक एनर्जी कम कर देंगे और टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर उसकी पोजीशन ही फिक्स हो जाएगी। तो अभी लिक्विड में कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, दे कैन मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो इसलिए गैस जब भी कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, डेल्टा एच का साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो गैस का डिसोल्यूशन है इन लिक्विड, ठीक है, उसमें भी डेल्टा एच का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। बेसिकली यही प्रिडिक्ट करने के लिए हमने इसको सिमिलर किया है किससे? कंडेंसेशन से। तो ये जो फैक्ट है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज सिमिलर विद कंडेंसेशन, उसका मीनिंग ये है कि एज इन केस ऑफ कंडेंसेशन heat releases, or we can say enthalpy change is negative, okay. The same case applies to the dissolution of gases in liquids, okay. It means for dissolution of gases also the sign of delta H is negative, it means heat releases. अब यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, बताओ जरा। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा?
ये जो आपका प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, आप देख लो गैसेस का डिसोल्यूशन, इट मींस द फॉरवर्ड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, ये लो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अब यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ये बताओ। फॉरवर्ड। देखो वापस समझ लो, सिस्टम हमारा एक्सोथर्मिक है ना, जो प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम उसको हीट और देंगे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम क्या कहेगा, भाई मैं तो पहले से ही हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तुम मुझे और हीट दे रहे हो। तो फिर सिस्टम क्या करेगा, अपन जो हीट देंगे ना उसको कंज्यूम करने का काम करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल यही तो कहता है कि एक इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, हमने जैसे डिस्टर्ब किया है ना, जो भी चेंज किया है प्रेशर में, टेम्परेचर में, कॉन्सेंट्रेशन में, जो भी हमने चेंज किया है उसको अंडू करेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें वो जो चेंज है वो अंडू हो जाए। ठीक है, तो यहां पर भी यही होगा। जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज है वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसको और हीट देंगे तो वो कहेगा मैं तो खुद पहले से हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तुम मुझे हीट क्यों दे रहे हो। तो वो उस हीट को कंज्यूम करने के लिए रिवर्स प्रोसेस में जाएगा। और रिवर्स प्रोसेस में देखो, रिवर्स प्रोसेस डिसोल्यूशन नहीं है, रिवर्स प्रोसेस में गैस गैस रिमूव हो रही है सॉल्यूशन से, है ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इट मींस द गैस विल बी रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, इट मींस द सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बताना जरा। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करना आप लोग सीख लो। ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ये लो भाई, हेंस सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। वी कैन प्रूव आइदर यूजिंग द हेनरीज लॉ इक्वेशन, ओके, और यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। और इसमें जो फैक्ट है जो आपको याद रखना है वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज is similar with condensation and it is always exothermic. Exothermic means the sign of delta H is negative. बात समझ में आई, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्लियर है, आगे चल सकते हैं क्या, बताना जरा। तो अब आप लोग बता सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, और किसी की बात हमने करी नहीं है अभी तक। सॉलिड की तो इंक्रीज होती है, ठीक है ना, गैसेस की डिक्रीज होती है। यस, ओके। तो अब हम लोग ये जो हमारा हेनरीज लॉ वाला टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया, और हम लोगों ने जो गैसेस का सॉल्यूशन था लिक्विड में उसकी हम लोग पूरी बात कर चुके हैं। किसकी, गैस इन लिक्विड की। ठीक है, ये हमारी बात हो गई पूरी, सारे इफेक्ट हमने देख लिए, सारे फैक्टर हमने देख लिए, जितने भी लो डील करते हैं इससे वो हमने सारे देख लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप लोग नए पेज से शुरू कीजिए, मैं भी इसको नए पेज में लेता हूं, एंड दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ये लो भाई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ये हमारा मेजर हेडिंग है अब। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ पर दो टर्म है, एक तो है लिक्विड सॉल्यूशन, एक है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है भाई, वेपर प्रेशर तो जानते हो ना, बता दो जरा फटाफट, वेपर प्रेशर क्या है। The pressure exerted by vapors of liquid on the surface of liquid. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये देखो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब ये सॉल्यूशन में से जो लिक्विड पार्ट है, सॉल्वेंट है, ठीक है, जनरली हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा
एक सॉल्यूशन है, इसमें जो लिक्विड जो भी वोलेटाइल पार्ट है, वोलेटाइल कंपोनेंट है ना, वो वेपोराइज होगा, वोलेटाइल होगा। ये लो वेपोराइज हो गया, ये उसकी वेपर्स है। अब ये जो वेपर्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ। ओके, ये जो वेपर सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, उस सिचुएशन में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है इस वेपर की वजह से, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। इट मींस वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors। आप लोग ध्यान से सुनो, exerted by the vapors, ये वेपर्स है, ठीक है, ये वेपर फेज है। ओके, तो exerted by the vapors in equilibrium with the solution। ये देखो, ये वेपर इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के साथ में, तो इसने जितना प्रेशर क्रिएट किया है सॉल्यूशन की सरफेस पे, वो वेपर प्रेशर है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखना, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होती है, ये भी ध्यान रखना। टेम्परेचर चेंज, वेपर प्रेशर चेंज, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है। ओके, अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बताना जरा। जिनमें हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस की हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर में, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है। अब आपका सोल्यूट कोई भी हो सकता है, सोल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। तो गैस इन लिक्विड जो सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड जो सॉल्यूशन है, उसकी हम बात कर चुके हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट था हेनरीज लॉ, वो हम पढ़ चुके हैं, और टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, उनमें से गैस इन लिक्विड की बात पूरी हो गई। तो अब कौन से 2 सॉल्यूशन बचे? अब जो बचे वो एक तो आपका बचा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, ये है आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये लो, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और नंबर जो 2 है वो है आपका सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इन 2 लिक्विड सॉल्यूशंस की हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों में ही सॉल्वेंट लिक्विड है, सोल्यूट एक में लिक्विड है, दूसरे में सॉलिड है। अब एक चीज यहां समझ लो भाई, एक चीज यहां समझ लो, जो भी लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम लोग वोलेटाइल कंसीडर करते हैं। वो जो भी लिक्विड है, जनरली लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है कि वो वोलेटाइल होते हैं। तो लिक्विड्स, जो भी लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में वोलेटाइल कंपोनेंट मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है नंबर 1, उसको अच्छी तरह से देख लो, इसमें दोनों ही लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स टर्म यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, वोलेटाइल लिक्विड्स। इसका मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट है, दोनों ही लिक्विड है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को हमने वोलेटाइल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, क्यों? क्योंकि सोल्यूट और आपका जो सॉल्वेंट है वो दोनों ही क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड है और क्या है? वोलेटाइल है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एक चीज आप ध्यान रखना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। अब सॉलिड इन लिक्विड, हमेशा ध्यान रखना, जो सॉलिड सोल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, सॉलिड तो वेपोराइज नहीं होते ना, तो ये नॉन वोलेटाइल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये वोलेट का मतलब सर होता क्या है वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अच्छा, वोलेटाइल का मतलब कोई है क्या हमें बताने वाला? बताओ भाई, वोलेटाइल का मतलब तो कोई बता दो। आकांक्षा, यस सर। बताओ। सर जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। यस, वो वोलेटाइल सब्सटेंस है। बात समझ में आई? वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपका एक पेट्रोल है, एक वाटर है, ज्यादा वोलेटाइल कौन है? बताना जरा। पेट्रोल होना चाहिए सर। होना चाहिए नहीं, वही है, ठीक है, वही है ना। तो पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, आपका जो मस्टर्ड ऑयल है और वाटर है, उसमें ज्यादा वोलेटाइल कौन है? बताओ। आपने एक काम करो, आज आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है।
एक जो बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेना 2-3 ड्रॉप, और एक दूसरे बाउल में 2-3 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल ले लेना, सुबह देखना कौन सा मिलता है आपको। जो नहीं मिलेगा वो ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लिक्विड्स की जनरली टेंडेंसी होती है वो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है लिक्विड्स की। ठीक है, इसलिए लिक्विड्स को हम लोग वोलेटाइल कंसिडर करते हैं। अब कोई लिक्विड कम वोलेटाइल होता है, कोई लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होता है। बात समझ में आ गई? ये डिपेंड करता है, वो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, मोलिकुलर यस मास सर। है, सब पे डिपेंड करता है कि वोलेटाइल कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने दो तरह के लिक्विड सॉल्यूशंस लिए हैं, लिक्विड इन लिक्विड जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब हम लोग आगे ध्यान रखना यही टर्म यूज करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, जिसमें दोनों लिक्विड्स हैं। सॉलिड इन लिक्विड जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड्स को हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर वोलेटाइल कौन है? केवल यहाँ पर सोलवेंट वोलेटाइल है, ओनली सोलवेंट इज वोलेटाइल। किसके केस में? जब हमने सॉलिड डिसोल्व किया है तब। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी सेकंड वाले केस में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? सोलवेंट की वजह से होगा या सोल्यूट की वजह से? बताओ जरा। सेकंड टाइप के सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? आपके दो कंपोनेंट में एक तो वेपर बनाता ही नहीं है ना, सॉलिड, तो वो तो वोलेटाइल है ही नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वो तो वेपर बनाएगा ही नहीं। इसका मतलब जो भी वेपर बनेगी वो किसकी होगी? वो आपके सोलवेंट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, लेकिन आपका जो नंबर 1 सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, इसमें जो वेपर बनेगी सॉल्यूशन के ऊपर जो उसकी वेपर बनती है उसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, उसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे, क्योंकि दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है। ठीक है, तो दोनों जिसकी वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगी वो उसमें ज्यादा होगा, जिसकी वोलेटाइल नेचर कम होगी वो उसमें कम होगा वेपर में, लेकिन होंगे उसमें दोनों। बात समझ में आई है ना? तो इनके वेपर प्रेशर में आप लोग ये ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर जो क्रिएट होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में दोनों कंपोनेंट की वजह से होता है, और आपका ये क्या बोलते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में केवल सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सोलवेंट ही वोलेटाइल है। ठीक है, वो अकेला ही सारी कहानी को लिखता है। ओके, यस। अब इनमें से नंबर 1 सॉल्यूशन लेते हैं भाई हम लोग, है ना? ठीक है, तो हम लोग तो अब हम लोग नंबर 1 सॉल्यूशन लेते हैं, और हमारा हेडिंग हो गया वेपर प्रेशर। लिखते जाओ आप लोग, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। और क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक को? हमारे पास एक नाम और है इसके लिए, जो भी कहानी दी है वो राउल्ट ने दी है। किसने दी है? राउल्ट लॉ। राउल्ट ने। तो RAOULTS, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ये लो भाई, राउल्ट ने ये कहानी दी है सारी की सारी वोलेटाइल लिक्विड्स। ये लो। तो अब हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं। ठीक है, और उसके लिए एक लॉ दिया है राउल्ट्स ने, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं इन्होंने, उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे गैस इन लिक्विड जो होता है उसके लिए हेनरी ने लॉ दिया है, वैसे यहाँ पर राउल्ट ने लॉ दिया है वेपर प्रेशर से रिलेटेड। क्या दिया है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, है ना? हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है, ये लो, ये लो, ये हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है, ये लो, आपको दिख रही है होप। ठीक है, ये इसमें हम लोगों ने लिया है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना? इन क्लोज्ड वेसल, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये इसकी सॉल्यूशन फेज है, ये लो, ये इसकी सॉल्यूशन फेज है। ठीक है, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, आप लोग देखते जाओ, ये आपका सॉल्यूशन फेज है और ये इसके वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं इसके, ये वेपर फेज है, ये इसकी वेपर फेज है। ठीक है ना? इस जो क्लोज्ड वेसल है उसमें दो फेज हैं, एक तो सॉल्यूशन है और उसके ऊपर उसकी वेपर है जिसको हम लोग वेपर फेज बोल रहे हैं। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, आप लोग ध्यान से देखते जाओ। एक कंपोनेंट जिसको हम लोग नंबर 1 कह रहे हैं और दूसरा कंपोनेंट के क्या कह रहे हैं? नंबर 2। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 ये दोनों है इसमें, कंपोनेंट
1 है एक, और एक दूसरा कौन सा है, कंपोनेंट 2। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग अलग है। तो कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम कह रहे हैं x1, और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है उसको हम कह रहे हैं x2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो टोटल आ जाएगा 1। ओके, अब इनकी वेपर्स की बात करते हैं। तो वेपर में भी जाहिर सी बात है दोनों कंपोनेंट है, वेपर में कंपोनेंट 1 भी है और कंपोनेंट 2 भी है, दोनों कंपोनेंट है यहाँ पर, दोनों की वेपर बन रही है क्योंकि दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं। ठीक है, और वेपर में अब जाहिर सी बात है जो टोटल वेपर प्रेशर है, इस वेपर का जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इस वेपर का प्रेशर एग्जर्ट होगा सॉल्यूशन की सरफेस पे। ठीक है, तो वो जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसमें कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो उनका वो पार्शियल प्रेशर है बेसिकली। तो ये P1 कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर है और P2 कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब देख लो भाई, जो मैंने चीजें यहाँ असाइन की हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला है, हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। सॉल्यूशन फेज में दोनों कंपोनेंट है, वेपर फेज में भी दोनों कंपोनेंट है। P1 P2 है इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और x1 x2 है सॉल्यूशन फेज में इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताना जरा। यस या नो, फटाफट। यस सर। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट मीटिंग में। नेक्स्ट मीटिंग प्लीज।